हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। इस एक्सेल के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक्सेल के अंदर अपने जीएसटी बिल की डेटा एंट्री कैसे किया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है। इसमें अगर आप कोई भी जीएसटी की एंट्री मारते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया ESSP4, ठीक है 004, यहाँ पे डेट डाल दी मैंने 29 सितंबर, ठीक है। यहाँ पे डाल दिया मैंने डायरेक्टर, यहाँ डाल दिया नोएडा, यहाँ डाल दिया मैंने यूपी, ठीक है। यहाँ डाल दिया मैंने जीएसटी यूपी, इंट्रा डाल दिया मैंने यहाँ डाल दिया प्योन, डेट डाल दिया मैंने 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक, ठीक है। सितंबर यहाँ पे डाल दिया, सितंबर महीने का बिल है, 50,000 रुपए का बिल डाल दिया, 9% जीएसटी अमाउंट डाल दिया हमने, ठीक है। यहाँ 0 कर दिया तो ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे निकल के आ गया 95 लाख का बिल बन गया ये, ठीक है ना। 9% लिखना है यहाँ पे, ठीक है, 9% और 9%, ठीक है, 0%, ठीक है। यहाँ पे 59,000 रुपए का बिल बन गया है, उसके अगेंस्ट में ये डिटेल डालनी है आपको, पेमेंट अगर आ जाती है तो यहाँ पर, ठीक है। इस तरह का जीएसटी बिल कैसे बनाते हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह का फॉर्मेट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हमने एक शीट बना ली जिसका नाम है जीएसटी बिल डेटा एंट्री, ठीक है। तो उस पर सबसे पहला जो कॉलम होगा उसका नाम होगा सीरियल नंबर, ठीक है। उसका अगला नाम होगा बिल का नंबर। बिल का नंबर मतलब ये होता है जैसे कि आपने कोई जीएसटी बिल काटा, ठीक है, तो उस जीएसटी का एक पर्टिकुलर नंबर हमें बनाना पड़ता है, ठीक है, ताकि कोई डुप्लीकेसी बिल जनरेट ना हो और आगे हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। इसलिए एक यूनिक नंबर होता है जिसका नाम हम बिल नंबर दे रहे हैं। जैसे हो गया तुम्हारा, जैसे मेरा कंपनी का नाम हो गया ESSP001, मैंने डाल दिया पहला बिल नंबर, और अगला अगर मैं बिल काटूंगा तो मैं लिखूंगा ESSP002। इस तरह से एक सीक्वेंस नंबर हमें बनाना होता है बिल का, ठीक है। तो अगला जो नाम है उसका है बिल डेट, ठीक है। बिल डेट का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने आज बिल काटा, 1 नंबर बिल काटा, तो उस बिल का डेट क्या होगा। आज काटा तो आज का बिल डेट होगा। अगर आप पीछे का बिल डेट काटना चाहते हो तो पीछे का आप काट सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है जैसे मैंने बिल जो काटा वो आज की डेट काट दिया 28 सितंबर 2024, ठीक है। अब तुम जो दो नंबर बिल है उसका बिल काटना चाहते हो 27 सितंबर को, तो वो आप नहीं काट सकते हो। 27 सितंबर 2024 नहीं ले सकते हो क्योंकि डेट का डिफरेंस हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आप 28 डाल सकते हो या 28, 29, 30, 31, मतलब कि 28 के बाद ही वो डेट आप डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, या 29 डाल सकते हो यहाँ पे, लेकिन पीछे बैक डेट नहीं डाल सकता, ठीक है। और ना ही इसका कोई यहाँ पे से मान लो दोबारा से आपने ESSP001 ऐसे भी बिल नहीं काट सकते आप, ठीक है। उसके बाद 2 के बाद हमेशा 3 का ही बिल काटना है, 3 नंबर बिल, उसके बाद 4, 5, 6 इस तरह से आगे बढ़ते हुए जाना है, ठीक है। उसके बाद आता है बिल 2। बिल 2 का मतलब हुआ कि जैसे ये एक बिल नंबर है, ठीक है, 1 नंबर बिल है, ये किसके नाम पे आप बिल काट रहे हो। जैसे कि आप लोग किसी प्राइवेट कंपनी का बिल काट रहे हो तो ज्यादातर एडमिन ऑफिस के नाम बिल कटता है, तो यहाँ पे डाल दिया हमने एडमिन, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हमने या तो डायरेक्टर का नाम बिल कट गया, ठीक है। या यहाँ पे लिख दिया आपने हेड ऑफिस, नहीं इंचार्ज, मतलब कि इस तरह का एक जिसके नाम बिल कटता है उसका नाम यहाँ पे आएगा, ठीक है। बिल 2 किसके नाम पे बिल कटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है बिल का एड्रेस, ठीक है ना। बिल का एड्रेस मतलब ये बिल कहाँ का है, ठीक है। जैसे मेरा है ये नोएडा सेक्टर 44, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, 201301, ठीक है, ये यहाँ का है। उसके बाद अगला बिल है वो यहाँ पर है क्या, विजयनगर गाजियाबाद 201001, ठीक है, इस तरह का है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसका मैं फॉर्मेटिंग बाद में बताऊंगा आगे कैसे कैसे फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आता है स्टेट, ठीक है। जैसे ये है आपका नोएडा का स्टेट कौन सा पड़ेगा, उत्तर प्रदेश, तो आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश करना है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश लिखना है। या आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते हो, ठीक है। मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ। मैंने क्या करा, यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया और डेटा में चले गए। यहाँ पे आता है देखो डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन, उसके बाद यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं 2-3 नाम लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख दिया उत्तर प्रदेश, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने दिल्ली, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने हरियाणा, यहाँ लिख दिया मैंने पंजाब, यहाँ लिख दिया मैंने उत्तराखंड, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने मध्य प्रदेश, ठीक है, और मैंने ओके कर दिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, चूज करना है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। उसके बाद विजयनगर, ये भी उत्तर प्रदेश में आता है। यहाँ लिख दिया मैंने चांदनी चौक दिल्ली, ठीक है, ये मेरा चांदनी चौक दिल्ली का है, ठीक है ना। और तो स्टेट क्या हुआ यहाँ पे, दिल्ली, तो मैंने यहाँ दिल्ली लिख दिया, ठीक है ना। इसको बड़ा कर दिया थोड़ा सा मैंने, तो जिस जगह का आपका बिल है उसका मैंने यहाँ पे स्टेट लिख दिया, ठीक है ना। अगली जो लाइन बनेगी यहाँ पे जीएसटी नंबर की बनेगी, GSTIN नंबर, ठीक है, मतलब कि ये जो हमारा क्लाइंट है इस क्लाइंट का हमारा जीएसटी नंबर क्या है, तो वो यहाँ पे आपको डालना है। जैसे कि अगर यूपी का है तो कुछ भी डाल
डाल दो यहाँ पे GST UP, ठीक है। अभी मेरे पास यूपी इसका GST नंबर नहीं है, इसलिए मैं GST UP लिख दे रहा हूँ। ये भी GST UP हो गया, ये हो गया GST दिल्ली, ठीक है। तो ये मेरा GST नंबर हो गया, ठीक है। जो इसका एक्चुअल होगा वो आप यहाँ पे लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है टाइप ऑफ GST। यहाँ पे वो लिखना है हमें, जैसे मेरी कंपनी जो उत्तर प्रदेश में रजिस्टर है, ठीक है। अगर मेरी जो कंपनी है वो यूपी की है और जिसको हम बिल काट रहे हैं वो भी अगर यूपी की कंपनी है, तो यहाँ पे लिखा आना चाहिए इंट्रा स्टेट, ठीक है, INTRA स्टेट, ठीक है। क्योंकि सेम स्टेट में बिल कट रहा है तो इसलिए इंट्रा स्टेट लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ भी इंट्रा स्टेट हो गया क्योंकि ये भी यूपी का है। यहाँ पे देखो GST दिल्ली का है, तो यहाँ पे लिखा आना चाहिए इंटर स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बार बार लिखना पड़ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है ना। सेलेक्ट कर लिया मैंने, डेटा में चले गए और यहाँ पे क्या करेंगे, हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, एनी वैल्यू की जगह लिस्ट चूज करेंगे, यहाँ लिखेंगे INTRA इंट्रा स्टेट, ठीक है। और अगला बनेगा इंटर स्टेट, देन ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। ये लिखना बहुत जरूरी है। इसका रीजन ये है कि GST का जो अमाउंट है, मतलब GST जो परसेंटेज लगेगा वो इन्हीं के बेस पे ही लगेगा, ठीक है। वो कैसे लगेगा देखो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। उसके बाद अगला जो कॉलम बनेगा यहाँ पे लिखा जाएगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हम क्या लिखेंगे कि ये जो बिल है वो किस चीज का बिल है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे स्वीपर, प्रोवाइडिंग स्वीपर सर्विस, ठीक है। मतलब कि मैंने इस बिल में यहाँ लिख दिया स्वीपर, SWEEP स्वीपर, ठीक है। मैंने इस बिल में स्वीपर सप्लाई किया, ठीक है ना। यहाँ पे स्वीपर, यहाँ पे मैंने दे दिया पियोन, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देंगे ताकि हमें पता रहे कि ये बिल किस चीज का था हमारा। उसके बाद आता है यहाँ पे बिल का ड्यूरेशन, ठीक है, फ्रॉम डेट, ठीक है, और टू डेट, मतलब ये जो बिल है वो कब से कब तक का बिल है मेरा। तो मेरा ये बिल हो गया 1 अगस्त 2024 से लेके 31 अगस्त 2024 तक के लिए है, ठीक है। ये वाला बिल सेम है, लेकिन ये वाला 1 जुलाई का है हमारा और ये हमारा 31 जुलाई तक का है, ठीक है। इस तरह से आप लिख देंगे ताकि हमें ये भी पता चले कि किसका ड्यूरेशन क्या है बिल का। उसके बाद यहाँ पे मंथ लिखेंगे, कौन से महीने का बिल है। जैसे ये है अगस्त का, अगस्त 2024 का है, ठीक है। ये भी अगस्त 2024 का, यह हो गया हमारा जुलाई 2024 का, ठीक है। तो यहाँ पे मंथ से भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपको फिल्टर लगाना हो तो बड़े आराम से फिल्टर लगा लोगे कि किस किस महीने का बिल यहाँ पे कटा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है बेसिक अमाउंट। अब बेसिक अमाउंट कहते हैं किसे, GST से पहले, मतलब GST जो अमाउंट होता है उससे पहले जो अमाउंट होता है उसको हमेशा बेसिक अमाउंट बोला जाता है। जैसे इसका बेसिक अमाउंट हो गया क्या 10,000 रुपए, इसका 15,000 रुपए, इसका 20,000, मतलब कि ये जो बिल कटा है उसका बेसिक अमाउंट 20,000 है, इसका 15,000, इसका 10,000 है, ठीक है। अब आता है यहाँ पे क्या हमारा परसेंटेज GST, क्योंकि ये तो हमारा बेसिक अमाउंट हो गया। अब इसमें GST भी तो लगेगा जो हमें गवर्नमेंट को देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 कॉलम होती है, देखो CGST बताता हूँ कैसे। CGST होता है GST परसेंटेज, CGST अमाउंट इसका हो जाएगा, ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पे आता है SGST परसेंटेज और यहाँ पे SGST अमाउंट, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे क्या IGST परसेंटेज और IGST का अमाउंट। अब देखो इनका मतलब समझ आता है आपको क्या है। CGST और SGST कब लगता है, कब लगेगा, जब हमारा यहाँ पे इंट्रा स्टेट होगा तो यहाँ पे CGST और SGST लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा इंटर स्टेट होगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ IGST लगेगा। मतलब कि अगर हम सेम स्टेट में बिल काट रहे हैं तो CGST और SGST दोनों लगेगा। अगर हम इंटर स्टेट का बिल काट रहे हैं मतलब अदर स्टेट में, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ IGST लगेगा, ठीक है। तो कैसे लगेगा दिखाता हूँ आपको। जैसे क्या है कि यहाँ पे यूपी का है तो मैंने लगा दिया यहाँ पे 9%, ठीक है, 9%। उसके बाद इसका भी 9% हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 0 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये भी 9% हो गया, ये भी 9% हो गया, यहाँ पे 0। और यहाँ पे क्या है IGST लग रहा है क्योंकि इंटर स्टेट है, तो यहाँ पे CGST 0% हो जाएगा और SGST भी 0 हो जाएगा और IGST डायरेक्ट 18% हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी हम सर्विस देते हैं ना वो हमेशा उस पर हमेशा 18% का GST देना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे हम, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, इस पे क्लिक करेंगे, इक्वल टू, एक ही बार फॉर्मूला लगाना, उसको ड्रैग कर देना, ठीक है, इक्वल टू बेसिक अमाउंट इनटू इस परसेंटेज पे क्लिक कर देना है, देन एंटर मार देना है, ठीक है। इसको ड्रैग करोगे तो ऑटोमेटिक सब निकल के आ जाएगा। इसी तरह से इक्वल टू बेसिक अमाउंट इनटू ये परसेंटेज अमाउंट, इस पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। इसको ड्रैग करो, पूरा निकल के आ जाएगा। इसी तरह से IGST इक्वल टू बेसिक अमाउंट इनटू परसेंटेज, इस पे क्लिक कर दोगे आ जाएगा निकल के, इसको ड्रैग कर दो तुरंत निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या निकल के आ जाएगा, GST का अमाउंट निकल के आ जाएगा। इसको क्या करेंगे हम, एक फॉर्मूला और इसमें लगाना है राउंड का, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 वैल्यू आ गए, 4 वैल्यू आ गए, तो वो पॉइंट के बाद हमेशा 2 ही वैल्यू आनी चाहिए। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला को रीनेम करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे राउंड, ठीक है, और आखिर में कोमा 2, ठीक है। इसका मतलब यह होगा कि राउंड में सिर्फ 2 ही वैल्यू ले गए। उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज करा, देन एंटर मारा,
हमारा और इसको ड्रैग कर दिया तो ये पूरा राउंड में हो जाएगा 2 डिजिट तक। ठीक है, सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाएंगे हम लोग, राउंड और आखिर में कोमा 2, इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर मारेंगे और इसको ड्रैग कर देंगे तो निकल के आ जाएगा। सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे हम, राउंड कोमा 2, इसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर मारेंगे और इसके बाद इसको ड्रैग करेंगे, निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आता है यहाँ पे क्या, अमाउंट, टोटल अमाउंट, टोटल बिल अमाउंट। ठीक है, तो बिल अमाउंट कैसे निकलेगा, इक्वल टू सम। ठीक है, बेसिक अमाउंट कोमा जीएसटी अमाउंट, एसजीएसटी अमाउंट, कोमा के साथ दबाते चले जाएंगे और कोमा आईजीएसटी अमाउंट। ठीक है, उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर मारेंगे और इसको जैसे आप ड्रैग करोगे तो तुरंत इसका क्या निकल के आ जाएगा, आपका टोटल बिल का अमाउंट निकल के आ जाएगा विद जीएसटी। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका क्या, जीएसटी की बिल की एंट्री। ठीक है, यहाँ पे मैं सीरियल नंबर लिख देता हूँ 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर ऑटोमेटिक सीरियल नंबर कैसे जनरेट होता है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, वहां से आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिक ये सीरियल नंबर कैसे बनता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा, अब जैसे पूरी एंट्री हमने मार ली है अपने एक्सेल शीट में। ठीक है ना, अब हमें मान लो इस बिल के अगेंस्ट में पेमेंट को रिसीव करवाना है, मतलब आपको पेमेंट मिली है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम और डालेंगे, यहाँ पे पेमेंट रिसीव्ड। ठीक है, इस बिल के अगेंस्ट में कितनी पेमेंट आपको मिली है वो अमाउंट यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, इस बिल के अगेंस्ट में हमें 10,000 रुपए रिसीव्ड हुए हैं। ठीक है, अब बाकी पैसे कितना डिफरेंस आया है उसका भी एक कॉलम यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे डिफरेंस अमाउंट। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू रिसीव्ड अमाउंट माइनस टोटल अमाउंट। ठीक है, और एंटर मारेंगे तो यहाँ पे देखो माइनस में 1800 रुपए आ रहे हैं, मतलब कि हमें 1800 रुपए कम रिसीव हुए हैं इस बिल के अगेंस्ट में। अब हमें पता करना है इस विभाग से, मतलब इस जहाँ पे हमने बिल लगाया कि 1800 रुपए हमें क्यों कम दिया गया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक कंडीशन और लिख सकते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखो बताता हूँ आपको मैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे जहाँ पर पेमेंट रिसीव नहीं होती है ना, यहाँ पे लिख दो पेंडिंग, इससे पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारा पेंडिंग है अभी। ठीक है ना, ये बिल अमाउंट पेंडिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वैल्यू एरर आ गया, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला को रीनेम करो F2 से और यहाँ पे लिखेंगे इफ। ठीक है, यदि यहाँ पर इक्वल टू इनवर्टेड कोमा के अंदर पेंडिंग लिखेंगे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर अगर पेंडिंग लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या आना चाहिए, कोमा में 0 आना चाहिए। अदरवाइज जो हमने फॉर्मूला लगा रखा था वो वैसे का वैसे रहने देना है और इसका एंड में ब्रैकेट क्लोज करके देन एंटर मार देना है। ठीक है, और इसको फॉर्मूले को ड्रैग कर देना है तो देखो यहाँ पे अब 0 लिखा हुआ आ जाएगा। मतलब कि ये हुआ कि जब भी यहाँ पेंडिंग लिखा हुआ आएगा तो यहाँ पे 0 लिखा हुआ आएगा। जैसे हम यहाँ पे कोई अमाउंट लिखेंगे तो उसका कैलकुलेशन डिफरेंस यहाँ पे निकल के आ जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि कितना बिल का डिफरेंस आया है। ठीक है, और अगर हम फिल्टर लगाएंगे कि कितने बिल हमारे पेंडिंग है तो वो भी बड़े आराम से निकल के आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे आता है रेफरेंस नंबर, यहाँ लिखेंगे पेमेंट रेफरेंस नंबर। इसमें हम क्या एंट्री करेंगे, जैसे मान लो ये हमें 10,000 रुपये मिले हैं, कैसे मिले हैं, अगर कैश में मिले हैं तो यहाँ लिखेंगे कैश, अगर हमें अकाउंट में आया है तो अकाउंट का एनईएफटी नंबर लिखेंगे यहाँ पे हम, या आरटीजीएस नंबर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे वो नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, जिससे हमें आइडेंटिफाई हो जाए, अगर हम बाद में इन फ्यूचर देखें कि ये 10,000 रुपये किस आरटीजीएस के अगेंस्ट में आया है वो हमें तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएगा रेफरेंस नंबर डालने से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है बैंक का नाम। ठीक है, मतलब कि ये वाला अमाउंट जो है, मान लो आपके पास 2 बैंक है या 3 बैंक है, ठीक है, कंपनी के 3-4 बैंक है, तो उस 3-4 बैंकों में से कौन से बैंक में आपका ये पैसा आया है। जैसे मैं मान लो HDFC वाले में आया है पैसा तो देखेंगे HDFC बैंक, ये भी आइडेंटिफाई हो जाएगा कि किस बैंक में हमारा ये अमाउंट रिसीव हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है डेट, यहाँ पे डेट भी लिख देंगे कि किस डेट में रिसीव हुआ है। मान लो 28 तारीख में रिसीव हो गया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे डेट लिख देंगे हम कि हमें ये अमाउंट 28 तारीख को हमने बिल लगाया और 28 तारीख को हमें ये पैसा मिल गया है। ठीक है, ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे तक आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी कि हमें ये पैसा मैच करने में, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे आता है एक TDS अमाउंट। ठीक है ना, और यहाँ पे एक बार आता है GST TDS। ठीक है, जो ये पैसा डिफरेंस आया ना, आपने पता करा कि भाई किस लिए डिफरेंस आया है, तो उसने बोला हमें कि भाई हमने 2% TDS काटा है और 2% GST TDS काटा है, मतलब टोटल हमने बिल में से 4% TDS काट लिया है। ठीक है, तो वो अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना है। मान लो आपने 2% काटा तो 900 रुपये यहाँ पे लिख दिया, 900 रुपये यहाँ लिख दिया। ये मैं बताता हूँ देखो क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है क्या, सिक्योरिटी अमाउंट। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें, जैसे मान लो यहाँ पे क्या गया, 9,000 रुपये दिए उसे। ठीक है, उसने बोला कि भाई कि 9,000 में से मैंने 900 रुपये TDS काट लिया है, 900 रुपये GST TDS काट लिया है और यहाँ पर 1,000 रुपये मैंने क्या करा है, सिक्योरिटी अमाउंट काट लिया है, मतलब 1,000 रुपये मैंने रख लिया अपने पास। जब ये आपका टेंडर खत्म हो गया या आखिरी बिल होगा उसमें मैं ये अमाउंट आपको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको ये लिख देना है ताकि आगे पता चले कि हाँ इतने रुपए किस चीज़ से कटे हैं। मतलब कि यहाँ पे देखो 2800 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, तो हमें 2800 रुपये का डिफरेंस क्यों आया, कितना कितना क्या क्या कटा है, वो आपको डिटेल यहाँ पे लिखनी है, जिससे बाद में पता चले कि 2800 रुपये का डिफरेंस क्यों था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है अदर डिडक्शन।
लिख दो कुछ और डिडक्शन काट रहा हो जिसका हमें पता ना हो या उसने बताया नहीं हमें, ठीक है, अदर डिडक्शन लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या 85 रुपए, ठीक है, 8500 रुपए लिख दिया हमने, तो 900 रुपए TDS काट लिया, 900 रुपए ये काट लिया, 1000 रुपये काट लिया, अब बचते हैं 500 रुपए। तो उसने ये बताया नहीं कि 500 रुपए मैंने क्यों काटा, तो आप यहाँ पे लिख दो 500 रुपए यहाँ पर, ताकि हम कभी उससे जाके ये पूछ सके कि भाई 500 रुपए का हिसाब दो, 500 रुपए क्यों काटा हमें, ठीक है। अब यहाँ पे आता है टोटल डिडक्शन, ठीक है। टोटल डिडक्शन कैसे निकालेंगे, जो कटा है उसका टोटल कर दो यहाँ पे इक्वल टू सम, और यहाँ पे तीनों को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद इसका ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर मारो। अब ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट मैच होना चाहिए आपका, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना ये अमाउंट और ये अमाउंट मैच होना चाहिए, जिससे पता चले आपको कि डिडक्शन जो कटा है उसकी एंट्री मैंने यहाँ पे सही रखी है इन फ्यूचर आगे के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिमार्क्स लिख दो। रिमार्क में क्या क्या लिखना है, जैसे उसने बताया कि भाई 2% मैंने क्या करा TDS काट लिया, मतलब टोटल उसने 4% TDS काट दिया, ठीक है, प्लस 1000 रुपए उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट काट लिया, ठीक है, सिक्योरिटी अमाउंट काट लिया, प्लस 500 रुपए अदर डिडक्शन काट लिया। वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, या नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। रिमार्क्स में कुछ और लिखना हो वो लिख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे 4% TDS, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ना भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका पूरा फाइनल बिल की एंट्री कैसे की जाती है। अब इसकी फॉरवर्डिंग करेंगे, ठीक है। हमने क्या करा, इसको सेलेक्ट करा कंट्रोल A से, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, होम में चले जाएंगे और यहाँ पे आता है व्रैप, इसको व्रैप करो सबसे पहले, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या करो, थोड़ा सा इसको सेंटर मिला दो, सबको सेंटर मिला दो, ठीक है ना, सेंटर मिला दो ताकि अच्छा लगे देखने में। उसके बाद जो ऊपर हेडिंग है उसको सेलेक्ट कर लो एक साथ, और यहाँ पे क्या करो, ये मैंने कोई कलर रख दिया है यहाँ पे ताकि देखने में अच्छा लगे। फिर कंट्रोल A दबाओ और यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर दो यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्लियर हुआ आपको सारी चीजें, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया है कि कैसे GST जो बिल आप काट रहे हो अपनी कंपनी के अगेंस्ट में, ठीक है, मतलब अपनी कंपनी के बिहाफ पे, तो उसकी डेटा एंट्री किस तरह से हम करें, ठीक है, वो चीज आप इस एक्सेल के फॉर्मेट में मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। और ये आगे तक के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें मैंने जहां तक है कि हर एक चीज मैंने इसमें एंट्री कर दी है, जिससे कि कंपनी का जो बिल अमाउंट है उसका एक एक रिकॉर्ड इसमें सही तरीके से एंट्री हो सके, ठीक है ना। ये वाला एक्सेल सीट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हो इस चीज को, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।